Assalamu alaikum ji. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. Gee, it's 10 o'clock and we have 56 students at the moment. Subtract 4 from it. So we have 52 students at the moment actually. चलो आ रहे हैं सभी आहिस्ता आहिस्ता पहुंच ही जाएंगे. क्या हालात चल रहे हैं पढ़ाई के जनाब? कितना टाइम दे रहे हैं आजकल पढ़ाई को? इसको बताना पसंद करेगा? पता काफी मुश्किल सा अजीब सा सवाल है. चलो दैट्स वेरी गुड. ओ वेलकम बैक कालू साहब, आप फिर आ गए. आना ही था. यहाँ नहीं आना तो और कहाँ जाना है? बिल्कुल. और कहाँ जाना? पुरानी मूवी है. मेरा नाम जोकर है शायद, उसका भी पता नहीं. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. एनीवेज, ले जी स्टार्ट करते हैं. मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे स्टूडेंट्स. विल कीप ऑन ज्वाइनिंग. आई revise a bit of yesterday's lecture. We are up to 76 at the moment already. So let's see क्या हालात बनते हैं. Alright जी. First of all, do you have any questions from the last lectures? Yesterday's lectures or lectures before them? Any questions? Gee, do you have any questions? No questions? तो हाँ ना भी नहीं कहते ना तुम लोग. Alright जी. टॉपिक हम कर रहे थे that is biochemistry of endocrine system. लोगों को कोर्स करिकुलम दिखाया था UHS का, which is quite enormous. ठीक है. But even being this enormous, it's not that difficult. Just laborious. Consists of an overview of endocrine system, pituitary and hypothalamic hormones, thyroid hormones, calcium regulating hormones, adrenal cortical hormones, adrenal medullary hormones, male and female gonadal hormones, and hormones of pancreas. ये हमने कर लिया था पहला पोर्शन. We are doing this one right here. अच्छा, मैंने ना एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करनी थी. अब जितने भी आ गए आप सुनो, बाकियों को देख लेंगे क्या करना. ये ना मैं थोड़ा सा नरेट करना चाह रहा हूँ आपको. ये एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का structure, biosynthesis, secretion, transport, regulation, catabolism, and biological action of all the adrenal cortical hormones. ठीक है.
ऑल द एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स। फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद हाइपर और हाइपर एक्टिविटीज ऑफ दीज हार्मोन्स, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम, सेकेंडरी एड्रिनल डेफिशिएंसी, एडिसन्स डिजीज, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म एंड सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। अभी आप ये देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, ये वाला कुशिंग्स और ये सारे का सारा पोर्शन है, ये जो हम अभी कर रहे हैं पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, उसके अंदर भी है, ठीक है। ऑलराइट, कीप अप इन एट। और इसको अभी देखें, अगली चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, structure, biosynthesis, transport, regulation, catabolism, biological actions of all adrenal medullary hormones, and associated disorders like pheochromocytoma, ठीक हो गया। This being pin number two, let's put a pin number one, let's put a pin number two here. तीसरी चीज देखें, ये फीमेल मेल और फीमेल गोनाडल हार्मोन, स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, secretion, catabolism and biological actions of all the male and female gonadal hormones, disorders associated with hyper and hypoactivities of these hormones like hypogonadism and hypergonadism in males and females. Let's put a pin in this three, pin number three. अच्छा, अब हमने जो भी शुरू किया हुआ है ना ये पिट्यूटरी हार्मोन्स का पोर्शन, ठीक है, इसमें हमने एंटीरियर पिट्यूटरी देखा, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी देखा जिसमें हमने उसका हमने देखा ग्रोथ हार्मोन, और उसमें हमने सेकंड देखना है ACTH, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ एक्ट करता है? बॉडी में मैनी टिश्यूज में, ठीक है। और ये जो ACTH है ये कहाँ एक्ट करता है? ये एक्ट करता है जाके एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है, ऑन द कॉर्टिकल पोर्शन, एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड के दो पोर्शंस होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुल्ला, ठीक है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये प्रोड्यूस करता है आगे से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। और जो मेडल्ला है वो प्रोड्यूस करता है हमारे पास कैटिकोलामीन्स, कैटिकोलामीन्स बीइंग एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और अभी जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है हमारे पास, ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करता है दैट इज एल्डोस्टेरोन, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करता है वो होते हैं हमारे पास कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, और ठीक है। और ये जो सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है हमारे पास, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोडायोल, एस्ट्रोजन, ठीक हो गया। ये सारा आपको ये ओवरव्यू देने का मकसद इस वक्त ये कि ना ये मैंने अभी यहीं पे शुरू कर देना है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर ही मैंने ये काम शुरू कर देना है। I'll go to the growth hormones, then I'll go to the ACTH. ठीक है ना, once I go to the ACTH, I will go to the adrenal glands. Once I go into the adrenal glands, I will complete it here. So once we are done with this pituitary and hypothalamic hormone portion, तो ये वाला जो पोर्शन है एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स और मेल एंड फीमेल गोनेडल हार्मोन्स, ये वाला सारा पोर्शन ये हमारा कवर हो जाएगा साथ ही। इट्स गोना टेक सम टाइम ऑफ कोर्स, क्योंकि हर एक पोर्शन लंबा है, इट्स गोना टेक सम टाइम, लेकिन एक तसलसल में चलेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा, और ये इंशाल्लाह ताला वी विल बी डन विद इट। ऑलराइट, देन वी विल गो टू द हार्मोन्स ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड, और फिर लास्टली हम जाएंगे हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। सो जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि मैंने किस सीक्वेंस में जाना है। हमने सबसे पहले किया था
overview of endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, हमने ये सबसे पहले ये किया। हम सेकंड पे शुरू किया हमने पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अब इसके बाद हम करेंगे एड्रिनल cortical hormones, then we will go with adrenal medullary hormones, then male and female gonadal hormones, then we will go with the thyroid and parathyroid hormones, and lastly we will go with the hormones of the pancreas. हमारा ना ये जो रोड मैप होगा वो कुछ इस तरह का होगा। जी, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का आपको मैंने कल भी कोर्स बताया था। हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में पता करना है हमने, इसके डिसऑर्डर्स को देखना है, हाइपर और हाइपो के, और डिसऑर्डर्स हमें बताए हैं इन्होंने कि हमने ड्वार्फिज्म को देखना है, जाइगेंटिज्म को देखना है, एक्रोमेगाली को देखना है, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन्स डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस और इनअप्रोप्रिएट सेक्रेशन ऑफ एडीएच। ये जो टॉपिक्स इस पॉइंट कोर्स के बनते हैं वो इस तरह के हैं। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक सिखाऊंगा ना, तो उसमें सिर्फ हमारे पास ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक के ही नहीं होंगे टॉपिक्स, ठीक है। हमारे पास उसमें ऐड होंगे एड्रिनल के भी टॉपिक्स, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स के भी टॉपिक्स ऐड होंगे, और उसमें एड्रिनल मेडलरी हार्मोन्स भी ऐड होंगे, और उसमें गोनाडल हार्मोन्स भी ऐड होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे उसमें ऐड होंगे, और वो एक टॉपिक लिस्ट बनेगी, इन 4 सब टॉपिक्स की ना एक लिस्ट बनेगी, और वो एक सीक्वेंस होगा, जो सीक्वेंस भी अगर आपको याद रहेगा तो दैट वुड बी क्वाइट एनफ टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज हार्मोन्स। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स में आप लोगों ने देखा था, आप लोगों को बताया था कि ये न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये रिलीजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी कहते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स को, ठीक है, स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। So hypothalamic hormone called trophic hormones that targets the anterior pituitary and they either release or inhibit pituitary hormones. जब ये anterior pituitary पे एक्ट करते हैं तो वहां पे रिलीज करवाते हैं हमारे पास anterior pituitary आगे से जो रिलीज करवाता है हार्मोन्स, ठीक है, वो हैं प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिन, थायरोट्रोपिन, एफएसएस एंड एलएच। उनके अपने अपने एक्शंस हैं मेमोरी ग्लैंड्स पे, टिश्यूज पे, एडरेनल कॉर्टेक्स, थायराइड, गोनाड्स रिस्पेक्टिवली, और उनके अपने मेन इफेक्ट्स हैं, ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए। ये वाली मैं डायग्राम आप लोगों के साथ, ये वाली इलस्ट्रेशन है, दोबारा एक दफा डिस्कस करना चाहूंगा। क्या हालात है पार्टिसिपेंट्स? 111, गुड। ये देखिए, हाइपोथैलेमस से जो न्यूरो हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हुए? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, वो जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है वो बहुत सारे मसल्स पे जाता है और एक्ट करता है, ठीक है। बोन ग्रोथ पे काम करता है, बॉडी टिश्यूज की ग्रोथ में काम करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के ऊपर काम, लिवर पे जाके एक्ट करता है तो हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट्स करवाता है, ऐसे इफेक्ट्स करवाता है ग्रोथ हार्मोन के, लिवर से ग्लूकोज को बाहर निकलवाता है, ठीक है, एग्जिट करवाता है। दूसरा हमारे पास ये टीआरएच है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकलता है। जब ये हाइपोथैलेमस से निकलता है तो
एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके जब एक्ट करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन भी नाम है इसका दूसरा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है, ये देखें हाइपोथैलेमस से निकला थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में थायरोट्रोपिन रिलीज हो गया और इसका दूसरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड पे एक्ट करता है और आगे से थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस और रिलीज में काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकलता है, जाके ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और ये ACTH को रिलीज करवाता है। ACTH इज कोर्टिकोट्रोपिन। ठीक है, रिलीज हुआ ये हाइपोथैलेमस से निकला कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और जाके जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे होता है कोर्टिकोट्रोपिन निकलता है। दूसरा ये LPH है हार्मोन। ACTH हमारा मेन टॉपिक रहेगा इस पूरी एंडो के अंदर कि जब ACTH कॉर्टेक्स के ऊपर जाके एक्ट करता है तो हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकलते हैं, बीइंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। LPH हमारे पास एंडोर्फिन रिलीज करवाता है जी। हाइपोथैलेमस से फिर ये भी निकलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीज फैक्टर एंड प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर्स। ये जाके जब एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करते हैं तो हमारे पास जो हार्मोन निकलता है दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स एंड रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन। फिर हमारे पास आ जाते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो वहां पे हमारे पास FSH और LH प्रोड्यूस करवाता है। FSH और LH दोनों के एक्शंस होते हैं ओवरीज के ऊपर और टेस्टिस के ऊपर। FSH के ओवरीज पे एक्शंस हैं कि ये कल भी बताया था, आज रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। FSH के जो ओवरीज पे एक्शंस है वो ये है कि ये प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन करवाता है, जो मेजर डिफरेंस। टेस्टिस के ऊपर ग्रोथ ऑफ सेमिनल ट्यूब्यूल्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। और LH के अंदर ओवरीज पे जब ये एक्ट करता है तो इट्स गोना प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और टेस्टिस के ऊपर सिंपल टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं इसको इस तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि FSH है, ठीक है, मेल्स में नो हार्मोन्स, फीमेल्स में एस्ट्रोजन। LH मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, दिस इज द डिवीजन ऑफ हार्मोन्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए जी आगे चलें। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो वो वाले हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स या ट्रोफिक हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंडर इन्फ्लुएंस जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो है हमारे पास प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन जिसका दूसरा नाम सोमैटोट्रोपिन भी है, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसका दूसरा नाम कोर्टिकोट्रोपिन भी है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका दूसरा नाम थायरोट्रोपिन भी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। हमने जो डिस्कस करने हैं इन डिटेल वो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, आज इंशाल्लाह करेंगे। कोर्टिकोट्रोपिन है, इसको हम आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। FSH LH इंशाल्लाह ये हमारे आगे जब एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स हो जाएंगे, एड्रेनल फिर उसके बाद एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स हो जाएंगे, फिर इनकी बारी आएगी गोनाडल हार्मोन्स की। फिर हम ये करेंगे थायरोट्रोपिन वाला इंशाल्लाह, जो हमारे पास थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन्स के अंदर जब जाएंगे। प्रोलैक्टिन हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, प्रोलैक्टिन आपने देखा कोर्स के अंदर भी कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, प्रोलैक्टिन हम डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी ये सारे जितने भी हैं इनको हम इंशाल्लाह इनकी डिजीजेज इनका सब कुछ डिटेल में देखेंगे। हाँ जी,
Alright जी, now we are going to start this growth hormone. Growth hormone is a simple protein. इसकी जो केमिकल नेचर है वो क्या है कि इट्स अ सिंपल प्रोटीन. प्रोटीन का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूँ पॉलीपेप्टाइड, तो उसका क्या मतलब है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसके अंदर कई अमीनो एसिड्स हैं और वो एक सिंगल चेन. ठीक है, दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड. और अगर मैं प्रोटीन कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है. ठीक है ना, विच आर folded together in a manner that it will form a protein molecule. The behavior of the polypeptide hormone and the protein hormone are quite similar. कोई डिफरेंस नहीं है उनमें. ठीक है, किसी भी किस्म का. तो उनकी जो सिक्रीशन है, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है, उनकी जो सेल सिग्नलिंग है, वो सारी की सारी वैसे ही है जितना हमारे पास पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स की. ठीक है, जो हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन में. This growth hormone is secreted continuously during the whole life. सारी जिंदगी ये रिलीज होता रहता है. ऑफ कोर्स जब बचपना होता है, जब चाइल्डहुड होती है, तो इसकी सिक्रीशन काफी ज्यादा होती है. ठीक है, तो वेरी हायर लेवल होती है. जैसे जैसे एज कम होती जाती है इसकी सिक्रीशन कम होती जाती है, लेकिन ये नहीं होता कि इसकी सिक्रीशन बंद हो जाए. ठीक है, ये नहीं होता कि इसकी सिक्रीशन बंद हो जाए, होती रहती है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन. क्योंकि इसका सिर्फ काम ना, ग्रोथ हार्मोन का सिर्फ ये नहीं है कि इसने तो जी चैट के अंदर देखा है, इंडिया आया है, इंडिया. M18 आज आपका 3 लेक्चर्स हैं. 1 बजे से पहले किसी ने लीव नहीं करना. ठीक हो गया जी, खबरदार अगर कोई कहेंगे. एनीवेज लेट मी कंटिन्यू. ग्रोथ हार्मोन का सिर्फ काम ग्रोथ करवाना नहीं है. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हैज इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म. ग्रोथ हार्मोन हैज इफेक्ट्स ऑन लिवर. दैट हैव इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म एज वेल. तो अगर हम ये कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का सिर्फ काम ग्रोथ करवाना है बॉडी टिश्यूज की और बोन्स की, सारा कुछ नहीं, ऐसा नहीं. The secretion of growth hormone is stimulated by growth hormone releasing hormone. ठीक है, इसकी एक्चुअल एब्रीविएशन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. इसका दूसरा नाम है सोमेटोलाइब्रिन. ठीक है, लिबर्टी से याद रखें, लाइब्रिन रिलीज करवाना, छोड़ देना, आजाद कर देना. ठीक है, एंड ग्रोथ हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय सोमेटोस्टैटिन. स्टैटिक से याद रखिएगा, रोक देना, बंद कर देना, जगह बंद कर देना. ठीक है, इसका जो नाम है वो है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन. अच्छा, ये मैं नामों के ऊपर ना बहुत जोर दे रहा हूँ, एम्फोसाइज कर रहा हूँ. इसका मकसद ये है कि मैं एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो नाम है जो आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर आने हैं. ठीक है, एंडो के अंदर बायोकेमिस्ट्री में ये इसी तरह घुमाने का तरीका होता है कि जी आप उनको मुख्तलिफ मुख्तलिफ नामों से चीजें. ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आएगा और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन कहाँ से आएगा? ये दोनों आएंगे हाइपोथैलेमस से. और इनके दूसरे नाम क्या हैं? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का दूसरा नाम आ गया सोमेटोलाइब्रिन. ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का दूसरा नाम आ गया सोमेटोस्टैटिन. The main functions of the growth hormone are that it stimulates somatic growth of organs and tissues, particularly bones, cartilages and muscles. ये इसका मेन फंक्शन है. नॉट दी ओनली फंक्शन. ये नहीं कि ये इसका ओनली फंक्शन है, ऐसा नहीं लिखा होगा द ओनली फंक्शन. इट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. इट stimulates somatic growth of organs and tissues, particularly bone, cartilages and muscles. और जी, अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ, क्योंकि हमने उसका मेन फंक्शन तो देख लिया कि भी वो ग्रोथ करवा रहा है. ठीक है,
बोन्स, कार्टिलेजेस और मसल्स की वो ग्रोथ करवा रहा है। जस्ट अ मिनट प्लीज। और जी आई एम बैक। इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, हमने इसका मेन फंक्शन देखा। मेन फंक्शन क्या था इसका? ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेजेस एंड मसल्स। अब हम इसके इफेक्ट्स देख रहे हैं। अब ये इफेक्ट्स किस पे देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ना सिर्फ जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो ग्रोथ नहीं करवाता। ठीक है, अगर सिर्फ ग्रोथ करवाता होता तो जब हम एडल्ट हो जाते हैं, जब वी आर ग्रोन इनफ, तो उसके बाद ही ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन रुक जाती है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन रुकती नहीं है कभी भी। उसकी वजह ये है कि इट हैज इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, व्हाट इफेक्ट्स ऑन व्हिच मेटाबॉलिज्म? लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसके कुछ ये इफेक्ट्स हैं। इट प्रमोट्स द एंट्रेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू द सेल्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स को सेल्स में डालता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस अमीनो एसिड्स जो एब्जॉर्ब होंगे, जो कहीं और प्रोटीन को डिसइंटीग्रेट हो रही है किसी और सेल में कहीं पे। ठीक है, उससे जो अमीनो एसिड बन रहे हैं वो सारे के सारे सेल में आएंगे। सेल में क्यों आएंगे? क्योंकि प्रोटीन्स बनेंगी। ठीक है, इस वजह से आएंगे अमीनो एसिड्स आएंगे, तो जीन एक्सप्रेशन कंप्लीट होगी, ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, इस वजह से। सेकंड है, इट इनहिबिट्स द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। जो मौजूदा प्रोटीन्स होती हैं अवेलेबल बॉडी के अंदर और जो अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं उनकी मजीद आगे कैटाबॉलिज्म को रोकती है ये ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट, एक्टिवेट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इस पॉइंट से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जब वो कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन को रोक रही है तो ऑफ कोर्स वो एनाबॉलिज्म या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को, एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन को या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को एनहांस करेगी। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट कम्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इस पे क्या इफेक्ट्स हैं? इसके इफेक्ट्स होते हैं कुछ एंटी इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इट एक्टिवेट्स इंसुलिनेज ऑफ लिवर, जो इंसुलिन को ब्रेक डाउन करता है। अगर इंसुलिन को ब्रेक डाउन करेंगे, इंसुलिन को एक्टिवेट नहीं होने देंगे, इंसुलिन को काम नहीं करने देंगे, तो क्या होगा? जो ग्लूकोज है वो सेल्स में एंटर नहीं हो सकती। जब ग्लूकोज सेल्स में एंटर नहीं होगी तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, जब ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं होगी तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इसी वजह से अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाए ना बॉडी में, तो इट लीड्स टू डेथ इफ इट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन कंटिन्यूसली सिक्रीट होता रहेगा, कंटिन्यूसली सिक्रीट होता रहेगा, वैसे तो ये पूरी सारी जिंदगी सिक्रीट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूसली सिक्रीट होता है। कंटिन्यूसली सिक्रीट नहीं होता ये। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है सर्काडियन रिदम के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा अनचेक, तो वो क्या करेगा? वो एंटी इंसुलिन इफेक्ट करता रहेगा, इंसुलिन को ब्रेक डाउन करवाता रहेगा। इंसुलिन को ब्रेक डाउन करवाता रहेगा तो जो इंसुलिन का एक्शन होता है कि वो ग्लूकोज को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से उठा के सेल के अंदर डालती है। ठीक है ना, वो जो एक्शन है वो नहीं होगा। तो यानी कि cells will be deprived of the glucose, whereas extracellular fluid will be extremely rich in glucose, leading to hyperglycemia, which is a diabetic like condition. And this hyperglycemia would of course lead to many complications and ultimately death. Right, ji. Next, activates the exit of glucose from liver.
ये वो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला फिनोमेना है कि ग्लूकोज जब बन जाती है लिवर में तो उसको बाहर निकलवाता है। इनहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट। ये इसके तीन मेजर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इफेक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आई थी हमारे पास फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में है जी स्टिमुलेट्स द डीकंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, दैट इज लिपोलाइसिस, तो स्टिमुलेट करता है, एंड स्टिमुलेट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये दो इफेक्ट्स आ गए फैट मेटाबॉलिज्म। जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन लो होती है चाइल्डहुड में, तो इट लीड्स टू पिट्यूटरी डिवार्फिज्म या सिंपल डिवार्फिज्म। जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन हाई हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इट लीड्स टू जाइगेंटिज्म, या इसको हम पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म भी कहते हैं। और अगर ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन हाई हो जाए ड्यूरिंग एडल्टहुड, समवेयर इन द मिडिल एज, तो उसको हम कहते हैं एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली। और जी सो हाइपरसिक्रीशन में सिर्फ डिवार्फिज्म है, हाइपरसिक्रीशन में हमारे पास जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली। I'm gonna start dwarfism. Dwarfism के बाद फिर हम करेंगे एक्रो जाइगेंटिज्म और फिर एक्रोमेगाली। Up till now, do you guys have any questions of any sort? G, do you have questions of any sort? जी नो क्वेश्चंस जी, चले आगे चलते। ड्वार्फिज्म, इसको हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों नामों से आ सकता है क्वेश्चन इसका, ड्वार्फिज्म भी और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अगर इसको हम सिंपल डिस्क्राइब करना चाहें तो इट इज डिलेड ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। काफी डिले, लेट, स्लो ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। इट रिजल्ट्स इन अ प्रोपोर्शनेट लिटिल पर्सन, ठीक है। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट से क्या मुराद है, ये नहीं होगा कि उसका जो हेड होगा वो उसकी बॉडी से डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा होगा या उसके आर्म्स और लेग्स उसकी बॉडी से डिस्प्रोपोर्शनेटली छोटे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। आपने कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स देखे होंगे जिनके कोई एक आर्म या कोई एक लेग डिस्प्रोपोर्शनेटली छोटी होती है, एट्रोफीड होती है, ठीक है। ये वो एट्रोफी वाला फिनोमेना नहीं है, इसमें इनकी पूरी की पूरी बॉडी फंक्शनल होगी और प्रोपोर्शनेटली छोटी होगी। इसके अंदर हम एटियोलॉजी और साइंस और सिम्टम्स देखेंगे। एटियोलॉजी पे हमारे पास दो आ जाती हैं, एक आ जाती है हमारे पास जीन म्यूटेशन और दूसरी हमारे पास आ जाते हैं ट्यूमर्स, ठीक है। जीन म्यूटेशन से क्या मुराद है कि जो जीन्स हैं जो कोड करते हैं किसको,
ग्रोथ हार्मोन को, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हमारे पास एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है ना। तो प्रोटीन को तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई आरएनए है इससे ऊपर डीएनए को, डीएनए कोड कर रहा होगा उसको, तो डीएनए के अंदर ये म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता, बचपन से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। ये हो जाएगा हमारे पास जीन म्यूटेशन, दैट इज ऑल्टरेशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 3 एंड क्रोमोसोम नंबर 7। दूसरी जो हमारे पास एटियोलॉजी इसकी है दैट इज ट्यूमर, मोस्ट कॉमनली a tumor called craniopharyngioma, 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 it is a tumor near a pituitary gland, ठीक है, craniopharyngioma। अच्छा, एक चीज का जरूर ध्यान रखना, ये जो इटियोलॉजी है ना, ये चाहे डवार्फिज्म हो, चाहे आगे नेक्स्ट इसके बाद जाइगेंटिज्म आएगी, उसके बाद हमारे पास एक्रोमेगली आएगी, ठीक है, इन सब में, इन सब की एक इटियोलॉजी ट्यूमर जरूर है, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना और जरूर लिखना एग्जाम, ठीक है, अगर आ गया तो। साइंस एंड सिम्टम्स हमारे पास डवार्फिज्म के हेडेक्स हैं, वॉमिटिंग्स हैं, डबल विजन है, पॉलीडिप्सी है, पॉलीडिप्सी होता है इंक्रीज थर्स्ट, और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ठीक हो गया। कॉमन सी हैं ये साइंस एंड सिम्टम्स, और इनमें से कई साइंस एंड सिम्टम्स बच्चे बता भी नहीं सकते। अब हेडेक बच्चा नहीं बता सकता, डबल विजन बच्चा नहीं बता सकता, हाँ वॉमिटिंग आपको नजर आ जाएगी, पॉलीडिप्सिया वो रोता रहेगा, भाग भाग के जाके पानी पिएगा, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगी उसके अंदर, ठीक है, ज्यादा सोएगा, कुछ बच्चे कम सोते हैं, कुछ इंटरमिटेंटली सोते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है आपके पास इलिस्ट्रेशन ड्वार्फिज्म की। आप देख रहे हैं गाड़ी मेरे ख्याल से 3-4 फुट ऊंची होती है, तो आप ये देख रहे हैं कि इस इंडिविजुअल की जो हाइट है वो रफली 2.5 to 3 फीट है, ठीक है, और सेम इज द केस विद दिस इंडिविजुअल। और इनकी बॉडी भी आप देख रहे होंगे प्रोपोर्शनेट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टांगे बहुत लंबी हैं और हाथ बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं है कि हाथ इनके यहाँ तक आ रहे हैं पैरों तक, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। द हेड साइज इज प्रोपोर्शनेट टू द ट्रंक साइज, ठीक है, प्रोपोर्शनेट लिटिल पर्सन। ये इसकी एक और डिपिक्शन देखें, आपके सामने एक नॉर्मल साइज हॉर्स है, ठीक है ना, और ये एक ड्वार्फ हॉर्स है, ठीक है। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ, अगेन मैं जिस पे स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ, अ प्रोपोर्शन, अ प्रॉपर प्रोपोर्शनेट लिटिल इंडिविजुअल। नेक्स्ट आ जाती थी हमारे पास हाइपर सिक्रीशन की, हमारे पास सिर्फ गोनाडिज्म एक एग्जांपल थी, डिजीज थी, ठीक है, जो हमने डिस्कस करनी थी। हाइपर सिक्रीशन में हमारे पास दो डिजीजेस हैं, जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगली। जाइगेंटिज्म होती है जब चाइल्डहुड में आपका ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रीशन में चला जाए, तो दैट इज जाइगेंटिज्म। और एक्रोमेगली ये कि मिडिल एज में जाके कहीं आपका ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रीशन में चला जाए। Gigantism can also be termed as pituitary gigantism. It is the hyperproduction of growth hormone before puberty and before the completion of ossification. वो ossification centers फ्यूज करते हैं ना बोन्स में, ossification center पहले प्रोड्यूस होते हैं, अपीयर होते हैं, फिर पहले अपीयर होते हैं, फिर ऑसिफाई, ऑसिफिकेशन उनकी शुरू होती है, कैल्सिफिकेशन, फिर उसके बाद वो फ्यूज होते हैं, तो ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस है जो कंप्लीट होता है। अगर तो ग्रोथ हार्मोन की जो हाइपर प्रोडक्शन है, हाइपर सिक्रीशन है, वो इस टाइम से पहले पहले, जब तक ऑसिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, ऑसिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर इससे पहले पहले है तो दैट इज जाइगेंटिज्म। अगर उसके बाद में चला जाता है तो वो फिर हमारे पास एक्रोमेगली का फिनोमेना आना शुरू हो जाता है। Alright, so the hyperscription of growth hormone before puberty and before the completion of ossification.
people with pituitary gigantism can truly be giants. ठीक है. There are reports of people with a height of greater than 8 feet. True giants. इसमें etiology हमारे पास एक ही है, ट्यूमर्स, adenoma of pituitary gland. ठीक है, adenoma of pituitary gland. जो हमारे पास उधर थी ड्वार्फिज्म में, कौन सा ट्यूमर था? मैं चैट में वेट कर रहा हूँ, आंसर दीजिएगा. कौन सा ट्यूमर था वो जो हमारे पास ड्वार्फिज्म में, जो etiology में था? कालू साहब आप ना दीजिएगा, ठीक है ना. कल से आप ही मेरे साथ बातें करें, किसी और को भी मौका दें. चले यार, दे ले तू, जवाब देगा कर देगा, तो क्या मसला जी. वेरी राइट, जुवेरिया एंड गौहर. क्रेनियोफेरेंजियोमा. जुवेरिया आपने स्पेलिंग भी सही लिखे हैं. मेरे ख्याल से गौहर भाई को सुबह नाश्ता नहीं मिला, स्पेलिंग खा गए ने. ठीक है, ठीक है. ऑलराइट, गुड वन. नाइस वन गौहर एज वेल, अच्छी बात है. क्रेनियो फेरेंजियोमा. ऑलराइट जी. ये देखिए, ये है आपके पास कुछ डिपिक्शन जायंट्स. ये वो इंडिविजुअल हैं जो उनके नॉर्मल काउंटर पार्ट से बहुत ज्यादा हाइटेंड है. ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. यहाँ पे तो चलो इट्स अ फीमेल, तो उसके मुकाबले में आप देख रहे हो यहाँ पे इट्स फुली ग्रोन मेल. यहाँ पे इट्स अ फुली ग्रोन मेल, उसके मुकाबले में कितनी बड़ी औरत खातून है ये. ठीक है, सेम हेयर सेम हेयर सेम हेयर. ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको चाइल्डहुड में ही इनका ग्रोथ हार्मोन जो है वो हाइपर सिक्रीशन में चला गया था, चाइल्डहुड में. ठीक है. alright, अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर. लास्ट डिसऑर्डर ऑफ द ग्रोथ हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एक्रोमेगली. इसके बारे में हमने क्या देखा था? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड, समवट मिडिल एज. ठीक है, आफ्टर द completion of ossification process. ठीक है, after the completion of ossification process, it is usually diagnosed in the middle age. Results in serious illnesses and premature death if not treated. ये मैंने आपको बताया था उसकी वजह क्या है. उसकी वजूहात में से एक वजह ये कि इंसुलिनेज जो है लिवर का, उसको एक्टिवेट करवाता है. एंटी इंसुलिन इफेक्ट देता है ये. ठीक है, इंसुलिन को काम नहीं करने देता. इंसुलिन को काम नहीं करने देता तो ग्लूकोज जो है आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में फिरती रहती है. रिजल्ट्स इन हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया हैज मेनी इफेक्ट्स. इट हैज रेटिनोपैथिक इफेक्ट्स. Hyperglycemia has neuropathic effects. Hyperglycemia has nephropathic effects. ठीक है, और all of those complication may lead up to death. इसकी etiology में हमारे पास again adenoma of pituitary gland, यानी कि gigantism और acromegaly की etiology similar है, एक ही है, ट्यूमर ऑफ एडिनोमा. जबकि हमारे पास ड्वार्फिज्म की etiology में क्या आया था? एक तो क्रेनियोफ्रेंजियोमा आ गया था, और दूसरा हमारे पास उसकी etiology में था जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम नंबर 3 और 7 के ऊपर. ये देखिए, ये आपके पास एक एक्रोमेगली की एग्जांपल. वो WWE देखी हुई है, लड़कों ने शायद देखी हो, बाकी ने भी शायद देखी हो कहीं ना कहीं. ठीक है, और कुछ मूवीज के अंदर भी है. वो एक इंडिविजुअल है वहां पे. बड़ी स्पीड में बोला है. यस सर, मेरे ख्याल से भाई आज भी देखता है WWE रॉ और स्मैकडाउन को फॉलो करता है शायद. एनीवेज, WWE के अंदर ना एक इंडिविजुअल था, ग्रेट खाली. ठीक है, अगर किसी ने भी उसे सुना हुआ है ना. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, ग्रेट खाली. ठीक है, ये जिसने भी उसको देखा हुआ है ना,
अगर नहीं भी देखा हो तो ये जो इंडिविजुअल है ना, ये जिसकी पिक्चर लगाई हुई है, ये भी उसी तरह की फीचर्स ही हैं। आप इनको इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखते ही। इनके जो जॉज होंगे वो बहुत बड़े होंगे, ठीक है। इनके जो हैंड्स और फीट होंगे वो बहुत बड़े होंगे, ठीक है। जॉज, हैंड्स एंड फीट, ये नॉर्मल प्रोपोर्शनेट बॉडी के लिहाज से नहीं होंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। कुछ लोग जो जायंट्स होते हैं ना, जो जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हुई होती है चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है, या नियर जायंट्स होते हैं। हमारे भी आपने कई इंडिविजुअल्स देखे होंगे सोसाइटी में भी, 6'4", 6 फीट 6'5", 6'6" तक हाइट होती है लोगों की, ठीक है। हमारे लिए वही काफी बड़े हैं, क्योंकि हमारी जो एवरेज हाइट है वो तकरीबन 5'6", 5'7" है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा होगी तो 5'7", 5'8" होगी हमारी जो एवरेज हाइट है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये लोग जायंट्स हैं हमारे लिए, लेकिन इनको भी आप देखेंगे ना, अगर जायंट है तो उसकी बॉडी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगी। लेकिन अगर एक्रोमेगली हुई तो उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी डिस्प्रोपोर्शन नजर आएगी। वो बड़े बड़े मोटे मोटे हाथ होंगे, प्रोट्रूटेड सा बड़ा सा जॉ होगा, ठीक है, बड़े बड़े पैर होंगे। बोला, अब जिस तरह ग्रेड खाली है, बोला उस बेचारे से जाता नहीं है सही तरह, क्योंकि मेरे ख्याल से उसके मुंह में जुबान है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी है, हिलती नहीं है, तो आवाज कहाँ से उसने मैनिपुलेट करनी। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर एक्रोमेगली। ऑलराइट जी, we are done with the growth hormone. Now if you have any questions about growth hormone, please let me know. जी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका ग्रोथ हार्मोन के बारे में, प्लीज। नेफ्रोपैथिक कॉज क्या है? कालू साहब, ये जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा पूछिए। नेफ्रोपैथिक कॉज किसकी पूछ रहे हैं आप? मैंने जो जो मैंने कहा था वो मैंने कहा था कि जो आपकी हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है, दैट लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया, एंड हाइपरग्लाइसीमिया हैज नेफ्रोजेनिक इफेक्ट्स, नेफ्रोपैथिक इफेक्ट्स। नेफ्रोपैथिक कॉज नहीं, नेफ्रोपैथिक इफेक्ट्स, ठीक है। नेफ्रोपैथिक का मतलब किडनी के ऊपर जो इसके इफेक्ट्स होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको किडनी फेलियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड ऑर्गन डैमेज कहते हैं इसे। एंड ऑर्गन, जो हमारे एंड ऑर्गन्स है ना, जिस तरह किडनी हमारे एंड ऑर्गन्स में से आता है। क्यों एंड ऑर्गन्स में आता है? उसके बाद वो एक कलेक्शन बैग है, ब्लैडर, ठीक है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, वो सिर्फ एक कलेक्शन बैग है, नथिंग एल्स। जो हमारा एंड ऑर्गन है, एंड ऑर्गन डैमेज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये हाइपरग्लाइसीमिया के इफेक्ट्स होते हैं कि वो किडनी डैमेज करना शुरू कर देता है, तो उसे हम कहते हैं नेफ्रोपैथिक इफेक्ट्स। वो आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। एक सेकंड में बताता हूँ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ, ये कंप्लीट कर लेने दें। वो आपके नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं न्यूरोपैथिक इफेक्ट्स। वो आपके रेटिना को डैमेज करना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं रेटिनोपैथिक इफेक्ट्स, ठीक है, ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया। इनके जो सिंपल सिंपल नाम है ना, वो ये क्या है? रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ठीक है ना, ये इनके नाम्स हैं, ठीक है। वो रेटिनोपैथी के मुराद आई की पैथोलॉजीज, रेटिना की पैथोलॉजी। नेफ्रोपैथी की मुराद किडनी की पैथोलॉजीज। न्यूरोपैथी की मुराद नर्वस सिस्टम की पैथोलॉजी। अब आपका क्वेश्चन है, दीज डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रीटेड और नॉट? दीज डिसऑर्डर्स कैन बी मैनेज्ड, ठीक है ना। रेटिना जो है उसको आप क्योर नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेटिना को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, रेटिनल ट्रांसप्लांट होगा, ठीक है। किडनी है, किडनी को अगर किडनी फेलियर हो गया है, ठीक है, तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते हो, आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लाइकवाइज न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए, आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट्स है, उनको पेन स्टिमुलस नहीं आता। इसी वजह से वो जब नाखून वगैरह भी काट रहे होते हैं तो काफी ज्यादा स्किन भी काट जाते हैं बीच में से, ठीक है। अगर हीटर के सामने पैर रखे हुए उन्होंने सर्दियों में, तो उनको महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उनके वो जो पेरिफेरल सेंसेशन है वो सारी की सारी
डैमेज हो चुकी होती है, न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स नहीं आप बदल सकते हो, न्यूरॉन्स की डैमेज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। न्यूरॉन्स को तो ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, उनका सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है। ये जो आपके हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट्स होते हैं, जो न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, रेटिनोपैथी है, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में फर्क होता है। ट्रीटमेंट होता है किसी चीज को कंप्लीटली जड़ से उखाड़ दें, उस बीमारी को। मैनेजमेंट होती है आप उसे जड़ से उखाड़ नहीं सकते हो, आप बंदे को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हो, जिस तरह हम डायबिटिक पेशेंट्स को देने की कोशिश करते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हो, मगर आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब एक बंदे की बॉडी के अंदर इंसुलिन बननी बंद हो गई है मिसाल के तौर पे, आप वो इंसुलिन बनवानी शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलें जी। वैसे 10 मिनट है, मैं आगे एसीटीएच को शुरू करके करूंगा क्या? ये तो तुम लोग क्वेश्चंस भी नहीं पूछते, क्वेश्चंस ही पूछ लो ना, तो मजा आता है बंदे को आंसर करने का भी। चल, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आई गेट इनटू द आंसर्स, अदरवाइज आई एम गोना कीप ऑन डूइंग व्हाट आई हैव टू डू। एसीटीएच हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है हमारे पास कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है तो वहां पे रिलीज होता है हमारे पास ये हार्मोन कोर्टिकोट्रोपिन, जिसका नाम एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी है। ऐसी चीज जाके जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है तो हमारे पास रिलीज होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो है हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। ये तीन है हमारे पास। तो हम एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से शुरू करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास ACTH, और इसका दूसरा नाम है हमारे पास कोर्टिकोट्रोपिन, ठीक है। इसकी जो केमिकल नेचर है हमारे पास है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की केमिकल नेचर क्या थी? जरा मुझे बताना चैट में, ग्रोथ हार्मोन की केमिकल नेचर क्या थी? कमन 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 कमन, जल्दी जल्दी। ग्रोथ हार्मोन की केमिकल नेचर क्या थी? प्रोटीन। वेरी गुड, शाबाश। कौन है जी ये? नबीला बेटा, वेरी गुड बेटा। ग्रोथ हार्मोन की केमिकल नेचर हमारे पास प्रोटीन थी। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की केमिकल नेचर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है। कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ये एमसीक्यूज हैं, सीधे सीधे छोटे छोटे। सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय कोर्टिकोलाइब्रिन, दैट इज कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो ये कहां से निकलता है? ये CRH है। ये कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या बताया? वो आ गया कोर्टिकोलाइब्रिन। इसका दूसरा नाम आ गया हमारे पास कोर्टिकोलाइब्रिन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का दूसरा नाम आ गया। पीछे हमने ग्रोथ हार्मोन के देखे थे, जो निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, दो हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का जो नाम था वो था सिमेटोलाइब्रिन, और जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन था उसका नाम था सिमेटोस्टैटिन। यहाँ पे हमारे पास कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का दूसरा नाम आ गया कोर्टिकोलाइब्रिन। लिबर्टी से याद रखें। ये हमारे पास एक एग्जांपल डिपिक्शन है आपके सामने, ये देखें, ये किडनी है आपकी, ठीक है। और ये किडनी के ऊपर ये पिरामिडल सा एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ। अगर हम इसका कट सेक्शन देखते हैं तो हमें ये देखें, ये बीच में नजर आता है एड्रिनल मेडल्ला, ठीक है। ये जिसका ये डार्कन पोर्शन है, उसके बीच में ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं। ये इसका जो आउटर कवरिंग है दैट इज द कैप्सूल। ऑलराइट जी। कैप्सूल और एड्रिनल मेडल्ला के बीच में ये जो लाइट कलर का पोर्शन है दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। ऑलराइट जी। सो आउटर मोस्ट पोर्शन इज कैप्सूल, उसके बाद आता है हमारे पास कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके बाद आता है हमारे पास एड्रिनल मेडल्ला। ऑलराइट जी। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, ठीक है। एक होता है इसका आउटर मोस्ट जोन, जो बिल्कुल कैप्सूल के साथ होगा। एक होता है उसका मिडिल जोन, जो आउटर जोन के बाद आएगा। और एक होता है उसका इनर जोन, जो बिल्कुल मेडल्ला के साथ होगा, ठीक है।
ये आउटर, मिडल और इनर आपको सिर्फ एनाटॉमिकली समझाने के लिए है, ठीक है। इनके ये नाम नहीं होते हैं, ऑलराइट। इनके नाम क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट जोन होता है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। ये होता है आउटर, दैट इज नियर दी कैप्सूल। उसके बाद जो मिडल पोर्शन है हमारे पास दैट इज जोना फैसिकुलाटा। जो मिडल जोन है दैट इज जोना फैसिकुलाटा। और जो इनर मोस्ट जोन है दैट इज जोना रेटिकुलरिस, दैट इज द इनर मोस्ट जोन, दैट इज नेक्स्ट टू द मेडुला, ठीक है, नेक्स्ट टू द मेडुलरी सब्सटेंस। तो आउटर मोस्ट हमारे पास आ गया कैप्सूल। कैप्सूल के बाद जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद जोना फैसिकुलाटा, उसके बाद जोना रेटिकुलरिस, उसके बाद मेडल्ला, ठीक है। और मेडल्ला में ब्लड वेसल्स। जो हमारे पास कॉर्टिकल सब्सटेंस है उसके अंदर ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो है आउटर मोस्ट जो है, ये प्रोड्यूस करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, दैट इज एल्डोस्टेरोन। जो मिडल में आता है जोना फैसिकुलाटा, ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरोन भी रिलीज होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में अब तक इसके कोई डिस्टिंक्ट फीचर डायग्नोज नहीं हो सका, डिस्कवर्ड नहीं हो सकता हमारी बॉडी में, हो सका अब तक हमारी बॉडी में। पर ये कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन जो है, ये ऑफ कोर्स इसकी डिस्कवरी हुई हुई है कि ये क्या करते हैं। सेक्स हार्मोन्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं जोना रेटिकुलरिस से, दोज आर टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल, ठीक है। ये सारे के सारे होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीटीएच, कॉर्टिकोट्रोपिन, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन किसके अंडर इन्फ्लुएंस रिलीज होता है? सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो हाइपोथैलेमस सीआरएच किससे रिलीज करता है? सीआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? एसीटीएच। एसीटीएच एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, वो आके कॉर्टिकल सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करता है, और आपकी कॉर्टिकल सब्सटेंस से ये एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल को रिलीज करवाता है, ठीक है। ये तो हो गया एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन है जो एड्रिनल मेडल्ला, ठीक है। ये हमारे पास नॉन एड्रिनालिन, जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और एड्रिनालिन जिसे हम एपिनेफ्रिन कहते हैं, ये रिलीज करवाते हैं। ये है हमारे पास कैटिकोलामीन्स, ठीक है। ये जो कैटिकोलामीन्स है, अगर आपको याद होगा तो ये हमारे पास अमाइन हार्मोन्स की एग्जांपल है, ठीक है। एमाइन हार्मोन्स की एग्जांपल है हमारे पास। तीन किस्म के थे, पेप्टाइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, अमाइन हार्मोन। अमाइन हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो किसी न किसी अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं, नॉन एड्रेनालिन और एड्रेनल। ऑलराइट, तो ये वो पोर्शन है हमारा एड्रेनल मेडल, एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का और एड्रेनल मेडुला हार्मोन्स का, जो हमने साथ ही ये भी कवर करना शुरू कर दिया अभी। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक के अंदर, उसके अंदर हम ये कॉर्टिकल सब्सटेंसेस के हार्मोन्स और मिडलरी सब्सटेंस के हार्मोन्स करवाएंगे। जी, एक्रोमेगली में प्री मेच्योर डेथ क्यों होती है? प्री मेच्योर डेथ, ऑफ कोर्स बेटा, अगर कोई डेथ आपकी लाइफ जो एक किस्म की नॉर्मल लाइफ डिस्क्राइब होती है, ठीक है, मेडिकली, कि आप चाइल्डहुड होती है, अडल्टहुड होती है, फिर ओल्ड एज, मिडिल एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है, ठीक है ना, फिर आपकी डेथ होती है, उससे मावरा होती है, उससे अलग होती है, तो इस वजह से उसे प्री मेच्योर डेथ कहते हैं। और होती क्यों है ये मैंने आपको बाबा बताया, ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, जैगेंटिज्म इनहेरिटेड होती है क्या? नहीं बेटा, जैगेंटिज्म इनहेरिटेड नहीं होती। मैंने डॉर्फिज्म का आपको बताया कि उसमें जेनेटिक्स इशू है, कि सॉरी, उसमें जेनेटिक इश्यूज होते हैं। लेकिन जैगेंटिज्म को आप इनहेरिटेड कह दो, अच्छा होता है इस तरह कि एक ही फैमिली के सारे लोग बड़े होते हैं। अब क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो जो प्रोटीन है, जो है ना, डीएनए, जो ग्रोथ हार्मोन को कोड कर रहा है, ठीक है, वो हाइपर एक्सप्रेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारे बड़े होते हैं। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा कि एक फैमिली है, मैं कई जगह, खैर कई जगह के, वो मेरे काफी करीबी लोग हैं, एक फैमिली है उसमें सारे बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन एक उनका भाई जो है, वो चार भाई हैं, तीन भाई सारे के सारे जैन है, ठीक है, और एक भाई उनका छोटा है, ठीक है। अगर तो ये हम इसको कह दें कि ये इनहेरिटेड है और सारे बिल्कुल इनहेरिटेड कहते हैं, तो ये बिल्कुल इनहेरिटेड नहीं होती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि ये जीन्स
जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाते हैं, क्योंकि वो जीन्स हैं कौन से, वो ग्रोथ हार्मोन के जीन, ठीक है। वो ऐसे जीन्स होंगे जो हाइपर एक्सप्रेस होते होंगे, ठीक है। वो हाइपर एक्सप्रेस होते होंगे तो वो अगर बच्चों में ट्रांसमिट हो गए हैं तो वो सारे के सारे बच्चे खतरे में पड़े। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? 1 मिनट रहेगा, जल्दी जल्दी पूछ लो। यू वेलकम बेटा। जी बेटा जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लो, टाइम हो गया। और जी, दिस इज डॉक्टर हारून हबीब साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।